डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं और इस क्लास का फोकस होगा बोर्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड सीधे सीधे। ठीक है। और कंपटीशन में भी सवाल मिलेगा आपको यहाँ से। मतलब कोर जो 12th का प्रोबेबिलिटी बोलते हैं वो हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुरू का 3 क्लास जो था वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से लिंक करके जो सवाल आता है उस पे था। अब हम लोग उस थ्योरी को यूज करते हुए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की ओर आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। अच्छा नंबर आपको मिलना है बोर्ड में, तो आपको रिगरस प्रैक्टिस करना होगा और जो भी बात बताया जा रहा है उसको थोड़ा रिवाइंड करके 2-3 बार सुनिए और याद भी रखिए। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि कोई दो इवेंट है सेम सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड है। जैसा कि आप वेन डायग्राम जानते हैं कि लेट ए एंड बी द टू इवेंट एसोसिएटेड विद द सेम सैंपल स्पेस या सेम यूनिवर्सल सेट। ठीक है। ये ए है, ये बी है। यहाँ पे बात कंडीशनल होगा, मतलब कुछ बात ऐसा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ऐसा कुछ होगा। इसका मतलब क्या है? आपको ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड या बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड। बी हो चुका है। ठीक है। अब बाकी ग्रामेटिकली उसको सेंटेंस को देख लेंगे, लेकिन हम लोग मैथमेटिकली सोचिए कि ए का होने का संभावना आपको निकालना है जब बी हो चुका है। तो आप बताइए कि अगर बी ही हुआ है, बी हुआ है, तो थोड़ी देर के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम अगर बी ही हुआ है तो उस समय एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या रहा होगा? एन ऑफ बी, इतना एलिमेंट होगा टोटल। और बी के होने के दौरान ए की होने का संभावना अगर देखना है तो उसके फेवर में कौन है? तो ये वाला टुकड़ा। इसमें से कुछ हुआ होगा तभी ए हो पाएगा या ए हुआ होगा। तो probability of A when B is already occurred, इसके फेवर में कौन होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन A इंटरसेक्शन B। और क्या हो चुका है? B। तो थोड़ी देर के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम उस समय क्या है? N ऑफ B। अगर हम दोनों को मेन वाला सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दें, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय N ऑफ S, तो ये कुछ कैसा दिखाई देगा? एन बी बाई एन एस नीचे भी आ जाएगा। तो ये क्या हो गया? आप ध्यान से देखिए तो ये बन चुका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एक बार ध्यान से देखिए। और बी हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बोला गया है, तो बी is already occurred, B has already occurred, B हो चुका है। अब B के होने के दौरान A हुआ होगा, इसका संभावना निकालना है। ठीक है। तो वो उसके फेवर में कौन हुआ? द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन A एंड B बोथ। और B हुआ है तो उस समय के लिए टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हुआ? N ऑफ B। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल बाय टोटल। ठीक है। अब दोनों का मेन वाला सैंपल स्पेस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दे तो दोनों प्रोबेबिलिटी में चला जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, तो आप जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी
और बी इंटरसेक्शन ए एक ही चीज होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस ऊपर वाले को देख के क्या समझे, ये दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आया, ये दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आया, और नीचे क्या आया, जो डिनोमिनेटर था उसका प्रोबेबिलिटी नीचे आया। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए बराबर ही होता है, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही लिख देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए। ठीक है, तो ऐसे सवाल चलेगा, इसको मिटा दे रहे हैं। अब कंडीशनल में अगर वेन डायग्राम का यूज करके कुछ और चीज निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहला पॉइंट बोल रहे हैं, लेट ए एंड बी be the two event associated with same sample space, ठीक है, S सेम सैंपल स्पेस S से एसोसिएटेड है। तो अगर हम आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाई बी क्या होगा, तो ए डैश अगर इसको आप तोड़िएगा तो ये कहाँ लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है ए डैश मतलब ए को छोड़कर। तो पहले थोड़ा सा इधर आ जाइए, एक चीज जानिए, ये ठीक है और ये, तो अगर हम ए बोल रहे हैं तो हम किसको सेट करते हैं, ए को, और ए डैश बोले तो किसको सेट करते हैं, ए को छोड़ के पूरा, मतलब ये पूरा, ऐसा सेटिंग होता है। ये क्या है, ए डैश। तो आप क्या जानते हैं, ए यूनियन ए डैश इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट, सारा एलिमेंट सैंपल स्पेस के अंदर सारा आउटकम होता है। तो ये है आपके पास, ठीक है। तो आप अगर ए डैश की बात करना चाह रहे, यहाँ पे किसकी बात करना चाह रहे हैं, ए डैश की बात करना चाह रहे, किसके सहारे, ये पूरा बात अगर पढ़े तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ ए, पहले इसको पढ़ेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ ए, ठीक है, बाय बी, मतलब इसको पूरा ही ऐसे ही लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ऑकरेंस ऑफ ए when B is already occurred, ठीक है। तो A नहीं हो तो उसके फेवर में कौन होगा, अगर ये पूछे आपसे तो सोच के देखिए, ये A है और ये B है, तो B हुआ है, B हुआ है, तो उसके B के होने के दौरान A नहीं होगा, उसके फेवर में कौन होगा, ये वाला, समझ पा रहे, ठीक है। ये क्या है, B,
तो ऐसे चलेंगे। वहां से देखिए, अगर देख रहे हैं ए यूनियन ए डैश क्या हो रहा है, एस। तो दोनों तरफ से सोच सकते हैं आप। जैसे अगर आपसे कभी भी पूछा जाए ए यूनियन ए डैश इज इक्वल्स टू एस, तो आपसे आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए डैश बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1। और अगर कभी आपसे पूछा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए डैश, तो ये क्या होगा, 0। इतना आप समझ रहे हैं। तो आपसे पूछा गया, अगर इसको तोड़ते नॉर्मल सेंस में, तो ये कैसे टूट सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे लिख सकते हैं। अब ए डैश इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो यही है। ए डैश मतलब बाहर वाला, ए डैश मतलब ये पूरा, देखिए बाहर वाला सिर्फ नहीं, ये पूरा। अब बी मतलब ये, तो दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, अगर दोनों का इंटरसेक्शन लीजिएगा तो यही आएगा। तो ये किसका है, ए डैश इंटरसेक्शन बी है। ऐसे चलते हैं। तो यहाँ पे जितना एलिमेंट रहेगा डिवाइडेड बाय एन ऑफ बी अगर कीजिएगा, और फिर एन ऑफ एस से दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा, तो क्या मिल जाएगा, ये वाला टुकड़ा मिल जाएगा। तो कुछ भी अगर आपके पास पूछा जाए तो किसको सहारा बनाइए, वेन डायग्राम। देखिए वेन डायग्राम, समझ पा रहे हैं बात को। चलिए इस पे एक सवाल ले लेते हैं। कल जब जमाना बदलेगा तो ऐसे ही बोल सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बाई एफ, मान लीजिए बाई सी, ऐसा कुछ बोला। तो अगर इसको ब्रेक करना होगा तो कहाँ जाएंगे, ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, कर दी। तो इसको फर्दर अगर ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। समझ पा रहे, तो इसको ऐसे ब्रेक करते चले जाना है। अब आप जानते हैं इसको अगर ए समझ लें, इसको अगर बी समझ लें, तो ये कैसे चल सकता है, देखिए ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी, बीच में क्या है, यूनियन। तो आप चाहे तो इसको तोड़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला फॉर्मूला लगा के प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए प्लस बी पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको अगर ए समझ लें, इसको अगर बी समझ लें, तो आप उस फॉर्मूला का यूज करके ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या करना है, वेन डायग्राम का यूज करके, वेन डायग्राम का यूज करके इसको डिकोड कर देना है। अब वो जो बोलेगा, जैसे बोलेगा, आप आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। तो जो भी बात अभी तक किए हैं उसको एक बार फिर से देखिए, थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं। लेट ए एंड बी be two event associated with S same sample space
सेम सैंपल स्पेस एस। ठीक है, तो किन बातों का ध्यान रखना है? एक वेन डायग्राम का सहारा बता दिए, अब थोड़ा लिखने वाला बात भी करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आप जानते हैं डिनोमिनेटर जीरो नहीं होता है, तो यहाँ पे जो भी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वो क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू जीरो, तभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिफाइन होगा। ये तो आपको फंक्शन से ही पता है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होने देते। अब आप इस बात को जानते हैं कि सैंपल स्पेस के अंदर तो सब कुछ होता है, तो अगर कुछ हम बोले ऐसा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस when A is already occurred, probability of occurrence of sample space, तो when A is already occurred, तो ये कैसे ब्रेक होगा? तो probability of S intersection A by probability of A। तो आप अगर इसको ध्यान से देख रहे हैं तो S और A में क्या कॉमन होगा? इंटरसेक्शन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ना। अगर पूरे सैंपल स्पेस से, सैंपल स्पेस मतलब यूनिवर्सल सेट से अगर ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा। और नीचे क्या है? पी ऑफ ए, तो ये क्या होता है? 1। तो इसको पहला प्रॉपर्टी बोल दीजिए। कंडीशनल का पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस व्हेन ए इज ऑलरेडी ऑकर्ड इज इक्वल्स टू 1। ये कब डिफाइन है? जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। तो या तो आप लिख सकते हैं यहाँ पी ऑफ बी नॉट इक्वल्स टू जीरो, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। चलिए दूसरे पे अगर चले, मान लीजिए कि हम लोग कुछ ऐसा बात कर ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बात किए थे व्हेन सी इज ऑलरेडी ऑकर्ड, कुछ ऐसा बात अगर कर रहे हैं, तो ये कैसे ब्रेक हो सकता है? तो ये ब्रेक हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और यहाँ क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन सी बाय पी ऑफ सी। तो आप सेट थ्योरी में पढ़े थे कि एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन होता है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी एक हुआ, और दूसरा क्या हुआ? बी इंटरसेक्शन सी, बीच में क्या हुआ? यूनियन। ठीक है, बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ए बी सी आर एसोसिएटेड विद सेम सैंपल स्पेस एस। आगे चलिए, इसको आप फर्दर कैसे तोड़ सकते हैं? इसको कैपिटल ए समझ लीजिए, इसको कैपिटल बी, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसा होगा। अगर आप ठीक से देख रहे हैं तो ये P ऑफ C से ये भी डिवाइड होगा, P ऑफ C से ये भी डिवाइड होगा, और P ऑफ C से ये भी डिवाइड होगा। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय C लिख सकते हैं आप। इसको क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय C माइनस A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब इस बात को आप सुलझा के ऐसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। देख लीजिए, ये दोनों एक ही बात है, वेन डायग्राम से भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो वो भी पार्ट कैसे लिखा जा सकता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाय C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय C। ठीक है, तो देख लीजिए कैसे ब्रेक हो रहा है।
probability of A union B by C, A, B, C are associated with same sample space S. तो क्या आया? probability of A by C, probability of B by C माइनस probability of A intersection B by C. तो ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया इसका कंडीशनल का। अगर यहीं पे प्रॉपर्टी नहीं करके अगर यहीं पे एक चीज और लाएं, मान लीजिए P ऑफ B बाई ए, तो क्या होता? P ऑफ B बाई ए, तो ये क्या होता है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई पी ए। तो ये सब तो आता है। तो ये कब डिफाइन होगा? जब पी ए नॉट इक्वल्स टू 0। हाँ, इसमें एक लाइन और जोड़ना हो, अगर अगर मान लीजिए कि ए यूनियन बी और सी डिसजॉइंट हो, तो डिसजॉइंट होगा तो उसका इंटरसेक्शन गायब हो जाएगा, तब इतना ही लिखेंगे। तो ये जिसके साथ सी डिसजॉइंट होगा उसके हिसाब से वो टर्म क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। डिसजॉइंट का मतलब कॉमन नहीं। जैसे ही आप यहाँ शुरू करते हैं तो ए इंटरसेक्शन बी आता है, तो अगर ए और बी में कुछ कॉमन नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? 0। जैसे अगर ए यूनियन बी अलग है और सी सेप अलग है, ए और बी से कोई रिश्ता ना, ए यूनियन बी से कोई रिश्ता नाता अगर इसका नहीं है, तो ये थर्ड वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। अगर तीनों डिसजॉइंट होगा तब ए इंटरसेक्शन सी भी 0, बी इंटरसेक्शन सी में भी एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट 0, तो पता चला वो 0 हो जाएगा। तो उसके लिए भी ओपन रहेंगे, डिसजॉइंट का भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, और तीसरा प्रॉपर्टी पे चले। तो इसको बार बार लिखना है और गंभीरता से सोचना है। ए बाई बी का मतलब सिंपली कि ए का probability ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए व्हेन बी इज डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी ऑकर्ड। उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। बाकी सेट थ्योरी, वेन डायग्राम मिलाइए और आगे बढ़िए। अब तीसरे में मान लीजिए हम लोग कुछ ऐसा बात करना चाहते हैं कि probability ऑफ ए डैश व्हेन बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड, कुछ ऐसा। ठीक है, तो एक चीज तो हम लोग देखे थे कि ए डैश व्हेन बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड को अगर वेन डायग्राम से देख रहे हैं, पहले नॉर्मल वाला सोचिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश इंटरसेक्शन बी बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होता है। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू, अगर एन ऑफ एस से डिवाइड कर दे तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी बाई पी ऑफ बी। ये हो गया। जैसे ही आप आगे बढ़ना चाह रहे तो इसको वेन डायग्राम से देखिए, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ए डैश मतलब क्या होगा? ए को छोड़ के आप पूरा रंग देंगे, पूरा ए को छोड़ दीजिए, हो गया। बी का मतलब ये ए है और ये बी है। तो ये बी है, ये ए है, तो बी को रंग दीजिए। तो ये क्या हुआ? अब बात कर रहे हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये दोनों में इंटरसेक्शन लेना है, तो कौन सा कॉमन साइडेड रीजन है? तो जैसे ही आप इंटरसेक्शन लेंगे तो आप पहुंचेंगे ओनली बी के पास। तो अगर वो आपको पता है, ये क्या है? ए डैश इंटरसेक्शन बी। देखिए यही चीज है जो ए को छोड़ के पूरा रंग दिए, ऐसे चले। ठीक है, तो यही फेवरेबल होगा और उस समय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होगा? एन ऑफ बी। ऐसे चलेंगे। और एक बात हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ए डैश और ए का बात करेंगे,
मान लीजिए ए डैश यूनियन ए करेंगे तो ये क्या होता है, सैंपल स्पेस, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन ए जो भी पढ़े थे, व्हेन बी इज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो ये क्या है, पी ऑफ एस बाई बी, तो ये क्या होता है, ये तो 1 होता है। तो आप ए डैश को ए में बदलना चाहते हैं, ए डैश को ए के टर्म में कुछ देखना चाहते हैं, बाकी में नहीं लिखना चाहते, ये सब तो लिख सकते हैं, इस पर निबंध लिखा जा सकता है। तो जैसे ही आप ये वाला टुकड़ा देख रहे हैं तो ये 1 होता है। आप इसको फर्दर अगर ब्रेक करेंगे तो इसको ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। हमारा टारगेट क्या है, कन्वर्ट इन टर्म ऑफ ए डैश नहीं दिखे तब सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास ये आ चुका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन ए बाई बी क्या है, 1। अब इसको हम लोग फर्दर ब्रेक करना चाह रहे हैं, इधर आ जाइए, अब देखिएगा ध्यान से। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन ए बाई बी क्या है, 1 है। आप जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ऐसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग को 1 के सहारे ए डैश को ए में बदलना है। अब एग्जैक्टली कैसे होगा वो ये देख लेते हैं। तो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, जो अभी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़े थे उसे क्या ब्रेक कर सकते हैं कि भाई ये जब फर्दर ब्रेक होगा तो कैसा दिखाई देगा, ये होगा ए डैश बाई बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दोनों का, ये तीनों का इंटरसेक्शन। तो आप बताइए ए डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बाई ऊपर क्या होगा, ये ऐसा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बाई बी बराबर कितना है, 1। आप बताइए ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या हुआ, 5, 5 इंटरसेक्शन बी तो 5, तो वहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये डिसजॉइंट है, ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों डिसजॉइंट है, तो तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तीनों का इंटरसेक्शन में 5 मिलेगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें 0, तो प्रोबेबिलिटी भी क्या होगा, 0। तो ये क्या बन गया, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाई बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल्स टू 1। तो आपसे पूछा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश बाई बी, तो इसको क्या लिख दीजिएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो ये एक अच्छा प्रॉपर्टी है, ये 3 प्रॉपर्टी हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे, ये सब मिटा रहे हैं। और कुछ भी दिक्कत हो, ज़्यादा बल्कि दिखाई दे तो यूज वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम में अगर आपको सेट थ्योरी वाला बात कुछ कुछ याद है, डी मॉर्गन्स रूल, तो वो सब का भी फायदा आप ले सकते हैं। वो भी एक जगह लिख ही दे रहे हैं, तब सवाल पे आएंगे। देखिए, अगर आपसे पूछे ए यूनियन ए तो क्या होगा, ए होगा। ए इंटरसेक्शन ए तो क्या होगा, ए होगा। अगर आपसे पूछे ए यूनियन ए डैश तो क्या होगा, एस। पॉइंट वाइज लिखते जाइए, सैंपल स्पेस। अगर आपसे पूछे ए इंटरसेक्शन ए डैश तो क्या होगा, कुछ नहीं,
कुछ भी कॉमन नहीं होगा। 5 नंबर, मान लीजिए लिखा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ये सारे चीज़ों को वेन डायग्राम से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो दिस इज सेम एज ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब आप ब्रैकेट को इधर ले लीजिए, बाद में इसके साथ लीजिए, दोनों जगह यूनियन यूनियन है, तो अगर दोनों जगह इंटरसेक्शन है तो भी ये प्रॉपर्टी को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ब्रैकेट यहाँ पे है या ब्रैकेट फर्स्ट हाफ में है या सेकंड हाफ में है, दोनों जगह का सेम चीज़ है, तो ऐसे। हाँ, अब ये दोनों का मिक्सचर होगा अगर, तो कैसे ब्रेक करेंगे? पी है तो पी सब में लगा देंगे। मान लीजिए यहाँ यूनियन है और यहाँ क्या है? इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये कैसे ब्रेक होगा? ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, ये दोनों के बीच में क्या है? इंटरसेक्शन, तो यहाँ इंटरसेक्शन लिख। अगर होता ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी ले लिए, ए इंटरसेक्शन सी ले लिए, दोनों के बीच में क्या है? यूनियन, लिख दिए। तो ये जो आप देख रहे हैं यूनियन इंटरसेक्शन वाला मिक्सचर वाला हो गया, ये देख रहे हैं यूनियन यूनियन वाला हो गया, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन हो गया। अब जब आप 9 नंबर के पास आ रहे हैं तो आप पढ़े डी मॉर्गन्स रूल, डी मॉर्गन्स रूल, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स रूल क्या कहता है? अगर आपके पास ए यूनियन बी बार का बात कर रहे हैं या डैश का बात कर रहे हैं, दिस इज सेम एज ए यूनियन बी डैश कॉम्प्लीमेंट, बार डैश कॉम्प्लीमेंट एक ही बात है। तो ये क्या करता है? इस पे भी बार चला जाएगा या ये डैश चला जाएगा, इस पे भी चला जाएगा, और यूनियन को किस में बदल देगा? इंटरसेक्शन में। ये इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है क्योंकि इस पे सवाल ज़्यादा आया है। अगर आप बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी बार का, तो ये क्या होगा? ए बार या ए डैश, इसको आप क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी डैश भी लिख सकते हैं। तो डैश या बार आप कुछ भी लिखिए, तो ए डैश बी डैश इंटरसेक्शन किस में बदल जाएगा? यूनियन में। तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या करता है? डी मॉर्गन रूल क्या करता है? यूनियन को इंटरसेक्शन में बदल देता है, इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल देता है, बाकी कॉम्प्लीमेंट को बांट देता है। और अगर आप ए डैश का डैश लेंगे तो क्या मिलेगा? ए। ये इसलिए भी रिपीट कर रहे हैं क्योंकि एक मैथमेटिकल रीजनिंग भी एक चैप्टर है जिसे कंपटीशन में एक सवाल आता है, वो भी इस पे चलेगा। अगर ठीक से देखेंगे, सिंबल थोड़ा बदलेगा, वो उस पर बात करेंगे बाद में जब उसका नंबरिंग आएगा। अगर यहीं पे लिखा होता इसी पे ए डैश यूनियन बी डैश, ऐसा लिखा होता, तो ये क्या होता? ए डैश का डैश यूनियन किसे बदल जाता? इंटरसेक्शन में, बी डैश। तो ये क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो ऐसे आप आगे बढ़ते जा सकते हैं। और किसी को भी वेरीफाई करना है, जैसे मान लीजिए एक इसी को अगर हमको इसी वाला चीज़ को अगर वेरीफाई करना हो, तो अगर हम वेन डायग्राम से करेंगे तो कैसे करेंगे? मान लीजिए हम इसी रिजल्ट को वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये जो लिखा हुआ है वो ठीक है या नहीं। तो ये ए है और ये बी है, तो आप बताइए ए डैश मतलब ए को छोड़ के पूरा, ए को पूरा छोड़ दीजिए, कहीं भी कोई अतिक्रमण ए पे नहीं होगा, पूरा स्किप किए। बी डैश सॉरी बी, ये ए है ये बी है, तो बी मतलब अब ये दोनों के बीच में यूनियन है, तो कहाँ पहुंचिएगा? तब आप पहुंचिएगा
जो दोनों में रंगा हुआ है उसको रंगिए। तो ये ए है और ये बी है, तो इसमें बाहर वाला रंगा हुआ है, तो बाहर वाला रंगा हुआ है तो रंग दीजिए। फिर ओनली बी वाला भी रंगा हुआ है, इसमें पूरा बी रंगा हुआ है तो ये भी रंगा जाएगा। ओनली ए वाला पार्ट ना इसमें रंगाया ना उसमें रंगाया, तो ये क्या हो गया, ए डैश यूनियन बी हुआ। अब इस पे डैश लगा हुआ है, तो अगर यहाँ से आप यहाँ मूव कीजिएगा तो कहाँ पहुँच जाइएगा, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो इसको जो इसमें रंगा हुआ है उसको छोड़ के हम किसकी बात कर रहे हैं, ए डैश यूनियन बी का डैश, तो सिर्फ क्या रंगाएगा, ओनली एक पार्ट रंगाएगा, जमीन रंगाएगा, ये आया, ठीक है। तो ये किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी डैश के, वो बराबर है कि नहीं है। तो ए ए ए का मतलब क्या होगा, बोलिए, ए का मतलब ए को रंग देंगे, बी डैश मतलब बी को छोड़ के पूरा रंग देंगे, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यही आएगा या नहीं आएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। देखिए हम एक ही में सोच रहे हैं, ए रंग दिए पहले में, दूसरे में बी डैश मतलब बी को छोड़ के पूरा रंग दिए, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, दोनों में कॉमन जोन जो रंगाया वो क्या हुआ, ये वाला, ठीक है। तो ऐसे चलेंगे, तो ये दोनों बराबर है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं यूजिंग वेन डायग्राम। ये 6-9 लाइन आप ध्यान में रखिए, इससे मैथमेटिकल रीजनिंग में भी फायदा होगा, सेट थ्योरी में भी फायदा होगा, और यहाँ भी सवाल प्रोबेबिलिटी का भी बनेगा। चलिए कुछ सवाल कर लिया जाए अब। हमारे पास 3 सवाल है, थोड़ा सा कंडीशनल का प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लें, थ्योरी तो देख लिए। तो पहला सवाल है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो ये तो सिर्फ फॉर्मूला यूज कर दीजिए। पहला सवाल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ है, 7/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 9/13, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है 4/13। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो ये क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी आपको पता है 4/13, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 9/13, तो 13 कैंसिल कर दीजिए, 4/9 क्या हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के पास चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चे हैं, ठीक है। तो अगर नॉर्मली सोचा जाए, ठीक है, कोई थर्ड जेंडर का बात तो नहीं है वहां पे, ठीक है, बॉय और गर्ल का बात किया है, तो उसी उतना ही सोचिए अभी, है ना। तो a family has 2 children. What is the probability that both the children are boys, given that at least one of them is a boy? तो पहले अगर सैंपल स्पेस बनाए तो क्या हो सकता है, मान लीजिए गर्ल 1, गर्ल 2, पहली भी गर्ल, पहली भी बेटी हुई और दूसरी भी बेटी हुई। फिर मान लीजिए पहली
गर्ल, फिर बॉय, मान लीजिए इसको 2 लिख दिए। क्या क्या हो सकता है, 2 गुना 2 4, जैसे हेड और टेल वाला था वैसे ही हो जाएगा। अब मान लीजिए पहले में बॉय, दूसरे में गर्ल, ठीक है, या पहले में बॉय, दूसरे में भी बॉय, तो ये हुआ सैंपल स्पेस। तो अगर आपसे बात किया जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको शब्द दीजिएगा, बोथ बॉय, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉय गिवन दैट एटलीस्ट वन बॉय हुआ है, तो एटलीस्ट वन बॉय के फेवर में कितना, तो ये क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मान लीजिए इसको अगर हम एक सिंबल यूज कर दें, इसके लिए एक सिंबल अगर हम यूज कर लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉय, ठीक है, बोथ बॉय, मान लीजिए इसके लिए हम सिंबल यूज कर लिए ए बोथ बॉय के लिए, और वन बॉय के लिए अगर हम बी बोल दिए, तो ये किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। नंबर से भी काम चलेगा, तो बोथ बॉय इंटरसेक्शन एटलीस्ट वन बॉय, तो ये दोनों चीज एक बार में कहाँ हो रहा है, कितने केसेस में हो रहा है, तो ये वो एक केसेस में हो रहा है, तो फेवर में कितना हुआ, एक केस। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या कितना है, नंबर ऑफ बी क्या है, एटलीस्ट वन बॉय वाला, तो एटलीस्ट वन बॉय वाला 1 2, और ये भी ना एटलीस्ट बोला है, एग्जैक्टली नहीं बोल रहा है, एग्जैक्टली बोलता तो 2 ही होता, लेकिन एटलीस्ट बोल रहा है, तो 1 बॉय भी हो सकता, 2 बॉय भी हो सकता, तो ए इंटरसेक्शन बी के फेवर में हुआ 1 एलिमेंट ऑफ द सैंपल स्पेस, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 3 हुआ, तो ये क्या हो गया, 1/3 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे, इसलिए पहले सैंपल स्पेस को देखना चाहिए और उसके बाद सोचना चाहिए। तो ये सब सवाल जो भी आप देख रहे हैं ये सब एनसीईआरटी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स मतलब तो टोटल पॉसिबल आउटकम देखे तो 6 गुना 6 गुना 6 हो जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज करके सैंपल स्पेस लिख सकते हैं, तो उसमें 216 आउटकम अगर लिखने जाइएगा तो बहुत टाइम जाएगा। ए के बारे में सोचिए, तो 4 ऑन द थर्ड थ्रो, ठीक है, तो 4 ऑन द थर्ड थ्रो, तो अगर डायरेक्ट आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लॉजिक यूज कीजिएगा तो ए का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा लिखना भी चाहिए क्योंकि आपको ए बाई बी के लिए ए इंटरसेक्शन बी भी लिखना होगा, ठीक है। 6 ऑन द फर्स्ट, ऐसा चाहेंगे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड पहले देख लीजिए, पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से, तो 4 ऑन द थर्ड थ्रो, मतलब यहाँ पे 4 फिक्स हो गया, बाकी पे जो आ रहा हो, तो ए का बात कर रहे हैं, किसकी बात हो रहा है, ए का, तो यहाँ पे एक पॉसिबल आउटकम, यहाँ पे कितना 6 गुना 6, तो इसमें तो ऐसा आ रहा है, लेकिन आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए का जरूरत नहीं पड़ेगा, बी का निकालिए, तो बॉक्स बनाए 3 बार फेंके हैं, तो 6 ऑन द फर्स्ट, 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड, तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप यहाँ के लिए एक पॉसिबिलिटी, यहाँ के लिए एक, यहाँ के लिए 6 पॉसिबिलिटी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी का ज़रूरत पड़ेगा, तो ये 6 पॉसिबिलिटी हुआ। जब आप आगे बढ़े तो ए इंटरसेक्शन बी का ज़रूरत पड़ेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी का अगर बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी में कितना है,
ये दोनों बात अगर हो रहा हो तो ये कैसे चलेगा कि भाई 3 बॉक्स है, 4 ऑन द थर्ड थ्रो, 6 ऑन द फर्स्ट, 5 ऑन द सेकेंड, तो ये तो फिक्स हो गया सब 1 1 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B is equals to number of elements in A intersection B by number of elements in B। तो A intersection B में एक एलिमेंट आ रहा है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना आ रहा है 6। तो ये आराम से हो गया 1/6 आंसर। अगर आप पूरा लिखेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। लिख के भी बना सकते हैं, लिख के भी बना सकते हैं। लिख के बनाने का मतलब अब ए लिखिएगा तो ए का पूरा सेट लिखिएगा, ठीक है। तो ए का पूरा सेट लिखिएगा तो 4 ऑन द थर्ड थ्रो, तो 36 आउटकम आप लिखिएगा। देखिए जैसे 1 1 4, फिर 1 2 4, पहले पे 1 फिक्स कर दिए मान लीजिए, इसको बदलते जा रहे हैं 1 6 4, फिर 2 यहाँ फिक्स कर दिए 1 4 2 2 4, फिर ये गया 2 6 4, फिर इसको 6 तक ले गए 6 1 4 6 2 4 6 6 4। तो ये 36 दिख रहा है आपको ए में। और बी का लिखना होगा तो क्या लिखिएगा कि 6 फर्स्ट पे, 5 सेकंड पे, तो 6 5 1 6 5 2 6 5 3 6 5 4 6 5 5 6 5 6। तो ये दोनों में कॉमन देखिएगा तो यही आएगा। ये दोनों में इंटरसेक्शन देखिएगा पूरा तो कौन मिलेगा 6 5 4, ठीक है। तो एक आया कॉमन और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है 6। तो ऐसे भी करके आप बना सकते हैं। आगे चलेंगे। अब जो आप बात कर रहे हैं उसको हम लोग और सवाल ले लेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल से लिंक कर देते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद क्या आ रहा है अब मल्टीप्लिकेशन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। तो आप देखें कि P ऑफ A बाई B कैन बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई P ऑफ B। तो अगर यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज ऑलरेडी ऑकर्ड। अगर इसी का एक और काउंटर पार्ट देखें तो हमारे पास था प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A। तो ये क्या था प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई PA। तो ये दोनों में एक चीज़ है जो ब्रिज का काम कर सकता है, कॉमन एलिमेंट A इंटरसेक्शन B। तो अगर यहाँ से भी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B निकाले तो क्या मिलेगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B व्हेन A इज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो मल्टीप्लिकेशन रूल का कहना है कि अगर मान लीजिए थोड़ा सा कंडीशनल से बाहर निकल जाएं, अगर कभी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उस दौरान कुछ ऐसा इवेंट का बात है कि पहले
मान लीजिए 1 मिनट के लिए ए हुआ, बाद में बी हो रहा है, तो ए और बी के होने की संभावना का बात करना हो, तो मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं ए पहले हो रहा है तो क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फिर बी हो रहा है जब ए हो चुका है तो इनटू क्या आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो अगर मान लीजिए ऑर्डर सेट हो, ऑर्डर सेट है या ऑर्डर गिवन है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन कब करना है, हमेशा नहीं, ऑर्डर गिवन है, मान लीजिए 3 इवेंट है, मान लीजिए फर्स्ट पहले ए होगा, देन बी होगा, देन सी होगा, सी विल ऑकर। अगर इसका बात कर रहे हैं आप, ठीक है, ये ऑर्डर अगर दिया हुआ है तो इस बात को अगर हम लोग को एक्सपेंड करना हो, मान लीजिए 2 का बात करते हैं कि पहले ए हुआ फिर बी हुआ, तो आप ए और बी, ए ओ आर और नहीं बोल रहे हैं, ए हिंदी वाला और बी, या इंग्लिश में बोलेंगे तो ए एंड बी दोनों के होने का संभावना, ठीक है, तो वो उसको आप वैसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो मान लीजिए आप बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, लेकिन यहाँ ऑर्डर तय होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम बोल रहे हैं पहले ए हुआ तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लाइए इनटू फिर बी हुआ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज ऑलरेडी ऑकर्ड। फिर कौन हुआ, सी, तो सी जब हो चुका था, तो सी जब होने गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी का बात कर रहे हैं किसके होने के दौरान, जब ए और बी हो चुका है, तो यहाँ क्या आएगा, ए एंड बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। फिर डी का बात कीजिएगा तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी व्हेन ए एंड बी एंड सी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड, तो ऐसा चलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, हम क्या बोले, इसका एप्लीकेशन तभी कीजिए जब ऑर्डर दिया हो, जैसे कि मान लीजिए एक आप 2 कार्ड निकाले, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, या 3 कार्ड्स आर ड्रॉन, 3 वाला ले लेते हैं, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन at random, at random without replacement, without replacement, ठीक है। मान लीजिए विथ रिप्लेसमेंट भी देखेंगे तो सवाल को फिर से देख सकते हैं, एक बार 1 by 1 3 कार्ड निकाले हैं, मान लीजिए किससे, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट, जो वर्ड यूज किए मतलब क्या है कि वापस बिना रखे एक एक करके निकाले। अब हम बोले कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग फर्स्ट कार्ड किंग, कॉमा सेकेंड कार्ड क्वीन, ठीक है, थर्ड कार्ड जैक, थर्ड कार्ड जैक, ऐसे बात करना, ठीक है। तो देखिए ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप 3 कार्ड निकाले, एक किंग हो एक क्वीन हो एक जैक हो, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, तब तो किंग बाद में भी निकल सकता था, क्वीन पहले भी निकल सकता था। यहाँ पे एक तरह से ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है, ऑर्डर दिया हुआ है कि भाई पहला कार्ड किंग निकले, दूसरा क्वीन और तीसरा जैक, तो इसको हम आप ऐसे लिख सकते हैं किंग क्वीन जैक और ऑर्डर गिवन है, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग into probability of queen when king has already drawn into probability of jack
व्हेन अ किंग एंड अ क्वीन इज ऑलरेडी ड्रॉन। तो विदाउट रिप्लेसमेंट है तो कार्ड घटेगा। तो जब आप किंग निकालने जा रहे हैं तो टोटल किंग कितना है 4, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड क्या है उसमें 52। अब एक किंग निकल चुका है, उस समय क्वीन के निकलने का, जब एक किंग निकल चुका है, किंग के निकलने के दौरान क्वीन के निकलने का संभावना नहीं, थोड़ा सा कंडीशनल से बाहर आइए। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ, सोचने का तरीका थोड़ा सा बदलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ क्वीन व्हेन अ किंग हैज ऑलरेडी ड्रॉन, पहले ये निकल चुका है, ये हो चुका है, तो क्वीन तो अभी भी 4 होगी, लेकिन नंबर ऑफ कार्ड 51 होगा। जैक अभी भी 4 होगा, लेकिन बचा हुआ नंबर ऑफ कार्ड क्या होगा 50, तो उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल। ये यूजुअली कब यूज करते हैं, जब ऑर्डर गिवन हो, इस ये हो, इसके बाद ये हो, इसके बाद वो हो, तो ये सब हो जाएगा, इसका क्या संभावना है, हिंदी में बोल रहे एकदम। तो अगर मेरी बात को आप ध्यान में रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन आपके मन में नहीं आएगा कि कब मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करना है या नहीं करना है। ठीक है, बाकी सवाल बदलेगा तो उसके हिसाब से बदल देंगे सारी चीजों को। हाँ, यही अगर विथ रिप्लेसमेंट होता तो सब में नंबर ऑफ कार्ड भी 52 रह जाता। और सवाल ले लेते हैं। अब उसी तरह का सिंपल 2 सवाल है, एक ले लिए मल्टीप्लिकेशन रूल पे और दूसरा ले लिए कंडीशनल पे, जितना हम लोग पढ़े हैं। आपको पूरा एक्सरसाइज कंडीशनल का बनाना चाहिए, है ना। एनसीईआरटी हो, आर एस अग्रवाल हो, पूरा बनाइए। पहला सवाल है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली विदाउट रिप्लेसमेंट। सक्सेसिवली मतलब 1 to 1 निकाले हैं, वर्ड क्लियर है। तो ये जहाँ पे भी वर्ड होगा तो आप एट ए टाइम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, 1 by 1 ड्रॉ कर रहे हैं। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 वेल सफल्ड कार्ड्स, 52 कार्ड अच्छे से मिला के रखा हुआ है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग एंड द थर्ड कार्ड इज एन एस। तो किंग निकले, फिर किंग निकले और फिर एस निकले। ठीक है, तो ये क्या होता है, पहले किंग निकालना है, मल्टीप्लिकेशन रूल। दूसरा भी किंग निकालना है, जब एक किंग निकल चुका है, अब के मत काट दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर K1 K2 लिखना होगा। लीजिए, जब तीसरा निकालने गए एस, तो क्या हुआ है, किंग एंड अ क्वीन एज ऑलरेडी ड्रॉन। तो कितना किंग होता है 4, टोटल कार्ड शुरू में कितना रहा होगा 52। अब जो आप किंग निकाले हैं उसको वापस नहीं रखे हैं, तो जो एक कार्ड आप निकाले हैं वो वापस नहीं रखे हैं, और आप निकाले क्या है किंग। तो अब जब किंग निकालने के लिए जा रहे हैं तो फेवर में कितना 3, और टोटल की जब किंग निकल चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग 2 व्हेन किंग 1 इज ऑलरेडी ड्रॉन। तो अब किंग कितना बचा होगा 3, और नंबर ऑफ कार्ड्स कितना बचा होगा 51। फिर आगे चले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एस, तो एस तो 4 बचा ही होगा, किंग क्वीन जैक एस सब 4 होता है, और नंबर ऑफ कार्ड कितना हो गया होगा 50। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। एक ब्लैक डाइस है और एक, ऐसे भी 2 डाइस बोलता तो हम लोग वैसे ही समझते, ठीक है, उसको रोल किया गया है, 2 डाइस को रोल किया गया है। अब वो कुछ कंडीशन देना चाहता है कि भाई ब्लैक डाइस पे सर्टेन कंडीशन और रेड डाइस पे कुछ कांस्टेंट लिखा है। क्या लिखा है, अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। ठीक है, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्ट इन अ 5, ब्लैक डाई पे 5 आया है, तब सम ग्रेटर देन 9 होगा, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है, तो हम ए के लिए जा रहे हैं, तो आपको फाइंड करना है
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम, वर्ड्स में ही लिखिए, ग्रेटर देन 5, क्या हो चुका है? ब्लैक डाई रिजल्ट्स या रिजल्टेड, सॉरी, सम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, या 9 है, ब्लैक डाई रिजल्टेड 5, ये निकाला है। तो ये दोनों चीज एक साथ कैसे हो सकता है वो देख लीजिए। और जैसे मान लीजिए कि पहला 2 डाई है, ऐसे हम आउटपुट लिख रहे हैं, तो पहले ब्लैक का आउटपुट लिख रहे हैं, दूसरा रेड का लिख रहे हैं, ठीक है? तो कितना आउटपुट होगा? 36। तो सैंपल स्पेस में आप देख रहे हैं एलिमेंट है 36, तो वो तो आप जानते ही हैं, 1 1 1 2 1 3 1 6 6 1 6 2 6 3 6 6 तक जा सकते हैं। कंडीशन बोल रहा है वो कि सम ग्रेटर देन 9, ठीक है? तो इसका नाम हम ए दे दिए, मान लीजिए इसको हम ए और इसको हम इवेंट बी बोल रहे हैं। तो ए में कौन कौन आएगा यही देख लेते हैं। सम ग्रेटर देन 9, तो सम 10 हो सकता है, कैसे? 6 4, ठीक है, 5 5, 4 6, सम 10, सम 11 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 9 मतलब सम 10। फिर सम 11 में 2 केस आएगा, सम 12 में 1 केस आएगा, तो यहाँ पे 11 वाला लिख रहे हैं, तो 6 5 5 6, और सम 12 वाला अगर लिखे तो क्या आएगा? 6 6। अगर बी का बात करें तो बी में कौन कौन आया? तो पहले हम लिख रहे हैं ब्लैक का, तो ब्लैक पे 5, तो ये हो सकता है 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, बी को सेटिस्फाई करने वाला इतना केस हो सकता है। अब दोनों के इंटरसेक्शन अगर देखें तो ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट आ रहा है? सम ग्रेटर देन 9 और फर्स्ट पे 5, है ना? कितना आ रहा है? इसका सम 6 है, इसका सम 7, इसका 8, इसका 9, तो ग्रेटर देन 9 बोला है, तो यही दोनों आएगा। तो क्या क्या आया? 5 5 है यहाँ, 5 6 भी है, तो इसमें आया 5 5, 5 6, 2 आया, ठीक है? तो ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, ठीक है? और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है? 6, तो ये हो गया 2/6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/3, ठीक है? इसी तरीके से बी आपको बनाना है, जैसे ए हम बना दिए वैसे ही आप बी बनाइए, बनेगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात इंडिपेंडेंट इवेंट और फॉलोड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी वो सब देख लेंगे, ठीक है? थैंक यू।